खबर अच्छी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान में बातचीत की अब कोई गुंजाइश नहीं रही। यानी कि बातचीत पूरी तरह से नाकाम हो गई है और पाकिस्तान के दखल से जो बातचीत इस्लामाबाद में होने वाली थी वो भी नाकाम हो गई है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में अब अमेरिका और पुरजोर तरीके से ईरान पर हमला करेगा। और इसका एक छोटा सा ट्रेलर हमें ईरान के करज में मिल चुका है, जहां पर एक ब्रिज पर हमला किया गया, एक ऐसा ब्रिज जिसका इस्तेमाल नागरिक करते हैं। सबसे बड़ी बात, ईरान पीछे नहीं हट रहा है। ईरान न सिर्फ अपने सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, मुजाहिरा कर रहा है, बल्कि वो हॉर्मूज के स्ट्रेट यानी हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है। जी हां, वो युद्ध नीति जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने भारत में किया था, अब ईरान उसका इस्तेमाल हॉर्मूज में कर रहा है। कैसे? क्योंकि ईरान हॉर्मूज से अमेरिका, इस्राइल और उसके समर्थक देशों को गुजरने की अनुमति नहीं दे रहा है, उन पर हमला कर रहा है। मगर दूसरी तरफ यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में कई ऐसे देश जो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, मसलन स्पेन, फ्रांस, उनके जहाजों को या तो गुजरने की अनुमति दी जा रही है या फिर भविष्य में दी जाएगी। इसलिए मैंने कहा डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। और इसका असर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप पर करारा प्रहार किया है। मगर सबसे पहले आपके सामने वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो खबर जिसने तहलका मचा दिया है। बातचीत और उसकी अब कोई गुंजाइश नहीं है, जिसका मतलब मामला अधर में लटक गया है और आने वाले दिनों में और तबाही मचेगी। खबर क्या है आपके सामने। मीडिएटर्स, खासतौर पर पाकिस्तान के नेतृत्व वाला एक ग्रुप ने बताया है कि अमेरिका ईरान सीज फायर की जो अभी वाली कोशिशें चल रही थी वो डेड एंड यानी फिलहाल रुक गई हैं। ईरान ने मीडिएटर्स को साफ कहा है कि वो इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों से मिलने को तैयार नहीं है और अमेरिका की शर्तों को अनएक्सेप्टेबल मानते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी वाली बातचीत का दौर फेल हो गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में कोई बातचीत नहीं होगी, बस फिलहाल यह ट्रैक रुक गया है। सबसे बड़ी बात, आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि ईरान ने इस्लामाबाद बातचीत को क्यों ठुकराया? क्योंकि अगर इस्लामाबाद में बातचीत कामयाब हो जाती तो यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होती, क्योंकि इस पूरे इलाके ही नहीं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर उभर सकता था। और यह भारत के लिए भी अच्छी खबर, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जैसे ही खामेनी की मौत हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे। वहां बच्चे मारे जा रहे थे, प्रधानमंत्री खामोश रहे। प्रधानमंत्री कब बोले? जब हमें अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकालना था, तब प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बात की, तब ये तमाम चीजें हुई। और उसके बाद ईरान ने लगातार भारत के पक्ष में अपने समर्थन को जतलाया, खुलकर कहा कि भारत हमारा दोस्त है। अब कल्पना कीजिए, अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता, यानी कि अगर पाकिस्तान में बातचीत हो जाती, तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह पाकिस्तान के रुतबे को किस कदर बढ़ा सकता था। खासकर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को अपने घर बुलाते हैं, लंच करवाते हैं, और यह सब पहले हो चुका है। मगर जो प्रश्न मैंने आपके सामने उठाया कि इस्लामाबाद क्यों नहीं गया ईरान, अब उसकी हम चर्चा करना चाहेंगे। ईरान का साफ कहना है कि उसने इस मीटिंग को इसलिए मना किया क्योंकि उसे अमेरिका का प्रस्ताव ज्यादा अव्यावहारिक और अनएक्सेप्टेबल लगा और वो पाकिस्तान के मंच को यूएस ईरान बातचीत के लिए मान्यता नहीं देना चाहता। ईरान के बताए गए क्या कारण हैं? ईरानी अधिकारियों ने मीडिएटर से कहा कि वो इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों से मिलने को तैयार नहीं है और अमेरिका की शर्तें उसे मंजूर नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही, सिर्फ इंटरमीडिएटरीज के जरिए ज्यादा और बेकार मांगे भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फोरम्स उनके अपने हैं, हम उनमें शामिल नहीं हैं। खासतौर पर ट्रंप प्रशासन के 15 पॉइंट प्रस्ताव को उन्होंने बहुत ज्यादा अवास्तविक, गैर तार्किक, यानी समथिंग दैट डजंट हैव फैक्ट्स, यही एक बड़ा कारण था मीटिंग ठुकराने का। अब हमें इसके पीछे की राजनीति को भी समझना पड़ेगा।
इस्लामाबाद मीटिंग को मना करके ईरान यह दिखाना चाहता है कि वो दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा और ऐसे मंच पर नहीं जाएगा जहां उसका पूरा कंट्रोल नहीं है। साथ ही वो मध्यस्थों यानी इंटरमीडियरीज के जरिए जवाब देते रहना चाहता है ताकि बातचीत पूरी तरह बंद भी ना लगे। ईरान यह चाहता है कि दुनिया में नैरेटिव बना रहे कि युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की और पाकिस्तान को उसका प्रतिनिधि ना माना जाए। यानी कि साफ तौर पर ईरान यह नहीं चाहता कि इस बातचीत का कोई क्रेडिट पाकिस्तान को जाए। और मैंने कहा ना, भारत की मेहनत किए बगैर यह भारत की रणनीतिक, सामरिक और डिप्लोमैटिक जीत है। क्योंकि अगर पाकिस्तान का रुतबा बड़ा हो जाता और अगर इस्लामाबाद में बातचीत हो जाती और बातचीत के जरिए मामला समाधान की तरफ बढ़ जाता तो इंटरनेशनली पाकिस्तान का कद बढ़ जाता। मैंने कहा ना दोस्तों, कभी कभी बगैर कुछ किए भी आपको फायदा हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। जब सुप्रीम लीडर खामेनी मारे गए, खामोश रहे। विक्रम मिस्री को भेजा दूतावास, ईरानी दूतावास। और उसके बाद याद कीजिएगा, इंडियन ओशन में जब एक अमेरिकी टॉर्पीडो ने एक निहत्ते ईरानी नौसेना जहाज पर हमला किया था जिसमें दर्जनों ईरानी नौसैनिक मारे गए थे, अराउंड 100 पीपल वर किल्ड, तब भी प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। और इसके बावजूद ईरान भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान जानता है कि उसके रिश्तों में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, यहां तक कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी क्या किरदार था। इस सरकार ने तो कुछ नहीं किया। याद कीजिएगा, अमेरिका की दबाव में चाबहार बंदरगाह परियोजना, जो कि ईरान के साथ एक सॉलिड डील थी, उसे बंद कर दिया। ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने कह दिया। बहरहाल हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज की, और यहां पर ईरान एक बहुत ही दिलचस्प खेल खेल रहा है। ईरान डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की जो नीति थी ना कि फूट डालो और शासन करो, और उसका परिणाम दिख रहा है। कैसे? वो अमेरिका और इस्राएल के जहाजों को जाने की अनुमति नहीं दे रहा है, उसके सहयोगी देशों को भी यहां से निकलने की अनुमति नहीं दे रहा है। अनुमति किसको दी जा रही है? पश्चिमी यूरोप के कई देशों को भी जाने की अनुमति दी जा रही है। उसका परिणाम दिख रहा है जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर हमला किया कि आपको क्या जरूरत थी ईरान पर हमला करने की, आपने दुनिया को तबाही के रास्ते पर ला दिया है। उन्होंने ईरान की भी आलोचना की, मगर फ्रांस के राष्ट्रपति का ट्रंप और इस्राएल पर सीधा प्रहार या ट्रंप और नेतन्याहू पर सीधा प्रहार बहुत कुछ मायने रखता है। सुनिए क्या कहा इमानुएल मैक्रोन ने। The day you say, I don't like your regime, I don't like your organization, I consider you are threatening your neighbor, so I will intervene and bomb you. You open a Pandora box. Because nobody, I mean, why shouldn't the other do the same? Iran is a very bad regime. No discussion about that. I disagree with them on a lot of topics. But I don't believe that we will fix the situation just by bombings or by military operations. Look at what happened with this type of operation in Iraq, in Afghanistan, in Libya. We never delivered. Never. Even after 20 years. So you have to respect the sovereignty of people. If people want to change a regime, they want to react, step up, they can do so. Having such an agenda shared by Korea, France, and bringing with us the other Europeans, Canada, Japan, India, Brazil, Australia, you start having a sort of third way. Those who don't want to be dependent on China or aligned by definition with the US. और जैसे मैंने कहा दोस्तों, ईरान की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, हॉर्मुज में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रंग ला रही है। कैसे? अब मैं आपको समझाना चाहता हूं। ईरान डिवाइड एंड कॉन्कर की रणनीति हॉर्मुज में खेल रहा है और एक काम भी आ रही है। ईरान ने एक सिस्टम बना लिया है, अमेरिकी जहाजों को रोकना लेकिन यूरोपीय जहाजों को जाने देना, वो भी तभी जब वो देश ट्रंप के खिलाफ खड़े हों। फ्रांस आज आराम से निकल गया। स्पेन ने हाल ही में एयर स्पेस ब्लॉक किया था और उसे इनाम मिला। यह चालाकी भरा और काफी परेशान करने वाला भी कदम है।
ईरान नेटो को तोड़ने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो वॉशिंगटन के खिलाफ जाने को फायदेमंद बता रहा है। हर यूरोपीय जहाज जो निकल जाता है वो दिखाता है कि व्यापार चलाने के लिए अमेरिका जरूरी नहीं है, बस अमेरिका जैसा नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने कुछ दिनों पहले क्या कहा कि मैं नेटो से बाहर निकल सकता हूं, यानी कि तुमने हमला ईरान पे किया, तबाही वहां मचा रहे हो, मगर जो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका का गठजोड़ है बगैर कोशिश किए वो टूट गया। और यह है ईरान का फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड कॉन्कर की पॉलिसी यहां रंग ला रही है। और आगे गौर फरमाएं साहब, ट्रंप का पूरा दावा था कि उन्हें सुरक्षा के लिए हमारी जरूरत नहीं है। ईरान ने यूरोप को दिखा दिया है कि उन्हें ट्रंप की उतनी जरूरत नहीं जितनी ट्रंप को उनकी है। अब ट्रंप गुस्से में आकर और ज्यादा कदम उठा सकते हैं और यही इस रणनीति को और कामयाब बनाता है। जितना वो गुस्सा करेंगे उतना ही यूरोप उनसे दूर जाएगा और जीत हासिल करना उनके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमेरिका का झूठ पकड़ा जा रहा है। याद कीजिएगा, सेंटकॉम ने यह बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा कोई विमान नहीं गिरा है, मगर आप जानते हैं अमेरिका के 2 जंगी जहाज गिर गए, एक पायलट अभी भी लापता है। कोई नहीं जानता क्या वो ईरान के कब्जे में है। उसे अमेरिका और ईरान दोनों ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और सेंटकॉम यहां क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps says it downed an enemy fighter jet over Qasem Island in the Strait of Hormuz. Fact, all US fighter aircrafts are accounted for. Iran's IRGC has made the same false claim at least half a dozen times. यहां पर सेंटकॉम झूठ बोलने को मजबूर है और ईरान ने ताना कसा है कि तुम ईरान का सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे, मगर खुद अमेरिका अपने जनरल्स को हटा रहा है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि वहां के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने 3 जनरल्स को हटा दिया है। अब ईरान ने यह तमाम तस्वीरें जारी की हैं और दावा कर रहा है कि जहां जहां यह स्ट्राइक है इन सभी जनरल्स को वहां के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने हटा दिया है। यानी कि तुम ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे, मगर अब खुद वहां के रक्षा मंत्री को अमेरिकी जनरल्स को हटाना पड़ रहा है जो जमीनी जंग के खिलाफ हैं या ट्रंप जैसी भड़काऊ सोच नहीं रखते हैं। इस तरह से ईरान ताना मार रहा है।